चैप्टर 2 अध्याय 2 टार्ज़न का पकड़ा जाना। काले योद्धा जंगल की दमघोंटू छाया की उमस भरी गर्मी में काम करते थे। युद्ध के भालों से वे मोटी काली मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गहरी परतों को ढीला करते थे। भारी नाखूनों वाली उंगलियों से वे सदियों पुराने खेल के रास्ते के बीच से बिखरी हुई मिट्टी को खोदते थे। अक्सर वे अपना काम बंद करके जिस गड्ढे को वे खोद रहे थे उसके किनारे पर बैठकर आराम करते और खूब हंसते हुए गपशप करते थे। पास के पेड़ों की टहनियों पर भैंस की मोटी खाल से बनी उनकी लंबी अंडाकार ढालें और खोदने वालों के भाले टिके हुए थे। उनकी चिकनी आबनूसी खाल पर पसीना चमक रहा था, जिसके नीचे गोल मांसपेशियां लुढ़क रही थीं, जो प्रकृति के अदूषित स्वास्थ्य की पूर्णता में कोमल थीं। पानी की ओर पगडंडी पर सावधानी से कदम बढ़ाते हुए एक रीढ़ हिरन रुक गया, जब उसके चौंके हुए कानों में हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी। एक पल के लिए वह मूर्तिवत खड़ा रहा, सिवाय उसके संवेदनशील रूप से फैले हुए नथुने के। फिर वह घूम गया और मनुष्य की भयावह उपस्थिति से चुपचाप भाग गया। 100 गज दूर अभेद्य जंगल की गहराई में नूमा शेर ने अपना विशाल सिर उठाया। नूमा ने भोर तक खूब खाया था और उसे जगाने के लिए बहुत शोर की जरूरत थी। अब उसने अपना थूथन उठाया और हवा सूंघी, रीढ़ हिरन की तीखी गंध और आदमी की भारी गंध को पकड़ा। लेकिन नूमा पूरी तरह से भर चुका था। एक धीमी घृणित घुरघुराहट के साथ वह उठा और चुपचाप चला गया। चमकीले पंखों वाले पक्षी कर्कश आवाजों के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहे थे। छोटे बंदर बकबक करते और डांटते हुए काले योद्धाओं के ऊपर लहराते अंगों के बीच से झूल रहे थे। फिर भी वे अकेले थे, क्योंकि अपने असंख्य जीवन के साथ भरा हुआ जंगल एक महान महानगर की भीड़ भरी सड़कों की तरह ईश्वर के महान ब्रह्मांड में सबसे एकांत स्थानों में से एक है। लेकिन क्या वे अकेले थे? उनके ऊपर एक पत्तेदार पेड़ की टहनी पर हल्के से संतुलन बनाकर एक भूरे रंग की आंखों वाला युवक उत्सुकता से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। काले लोगों के काम का उद्देश्य जानने की लड़के की स्पष्ट इच्छा के नीचे दबी हुई नफरत की आग सुलग रही थी। ये वही था जिसने अपने प्रिय काला को मार डाला था। उनके लिए दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। फिर भी वह उन्हें देखना पसंद करता था, क्योंकि वह मनुष्य के तौर तरीकों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसने देखा कि गड्ढा इतना गहरा होता गया कि एक बड़ा छेद बन गया जो पगडंडी की चौड़ाई के बराबर था। एक ऐसा छेद जो एक बार में सभी 6 खुदाई करने वालों को समाहित करने के लिए पर्याप्त था। टार्ज़न को इस महान श्रम के उद्देश्य का अंदाजा नहीं था, और जब उन्होंने लंबे खूंटे काटे, उनके ऊपरी सिरों को नुकीला किया और उन्हें गड्ढे के तल में अंतराल पर सीधा खड़ा किया, तो उसका आश्चर्य और बढ़ गया। नहीं, वो गड्ढे के ऊपर हल्के क्रॉसपोल लगाने या पत्तियों और मिट्टी की सावधानीपूर्वक व्यवस्था से संतुष्ट था, जिसने काले लोगों द्वारा किए गए काम को पूरी तरह से छिपा दिया था। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो उन्होंने संतुष्टि के साथ अपने काम का निरीक्षण किया, और टार्ज़न ने भी इसका निरीक्षण किया। यहाँ तक कि उसकी अनुभवी आंखों के लिए भी इस बात का कोई सबूत नहीं था कि प्राचीन शिकार पथ के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ की गई थी। ढके हुए गड्ढे के उद्देश्य के बारे में अटकलों में कपि मानव इतना डूबा हुआ था कि उसने अश्वेतों को बिना किसी प्रलोभन के अपने गांव की ओर जाने की अनुमति दे दी, जिसके कारण वह मबोंगा के लोगों के लिए आतंक का कारण बन गया था और टार्ज़न को बदला लेने का साधन तथा असीम आनंद का स्रोत मिल गया था। हालांकि वह चाहे जितना भी उलझे, वह छिपे हुए गड्ढे के रहस्य को नहीं सुलझा सका, क्योंकि टार्ज़न के लिए काले लोगों के रास्ते अभी भी अजीब थे। वे कुछ ही समय पहले उसके जंगल में घुसे थे। वहां रहने वाले जानवरों के सदियों पुराने वर्चस्व पर अतिक्रमण करने वाले अपनी तरह के पहले लोग। नूमा, शेर, टेंटोर, हाथी, बड़े वानरों और छोटे वानरों, इस जंगली जंगल के असंख्य प्राणियों में से प्रत्येक के लिए मनुष्य के तरीके नए थे। उन्हें इन काले बाल रहित प्राणियों के बारे में बहुत कुछ सीखना था, जो अपने पिछले पंजों पर सीधे चलते थे, और वे इसे धीरे धीरे सीख रहे थे, और हमेशा अपने दुख के साथ। अश्वेतों के चले जाने के कुछ समय बाद टार्ज़न आसानी से पगडंडी पर चला गया। संदिग्ध रूप से सूंघते हुए उसने गड्ढे के किनारे चक्कर लगाया। अपने कूल्हों पर बैठकर
उसने क्रॉस बार में से एक को उजागर करने के लिए थोड़ी मिट्टी को खुरच दिया। उसने इसे सूंघा, इसे छुआ, अपना सिर एक तरफ झुकाया और कई मिनटों तक गंभीरता से इस पर विचार किया। फिर उसने सावधानी से इसे फिर से ढक दिया, मिट्टी को अश्वेतों की तरह ही व्यवस्थित किया। ये करने के बाद वह पेड़ों की शाखाओं के बीच वापस आ गया और अपने बालों वाले साथियों, किरचक जनजाति के महान वानरों की तलाश में चला गया। एक बार जब वह नुमा शेर के रास्ते से गुजरा तो एक पल के लिए रुका और अपने दुश्मन के गुर्रते चेहरे पर एक नर्म फल फेंका और उसे ताना मारा और अपमानित किया। उसे सड़ा हुआ मांस खाने वाला और गैंगो लकड़बग्घा का भाई कहा। नुमा, उसकी पीली हरी आंखें गोल और सघन घृणा से जल रही थीं, उसने अपने ऊपर नाचती हुई आकृति को घूर कर देखा। धीमी गड़गड़ाहट ने उसके भारी गालों को हिला दिया और उसके महान क्रोध ने उसकी घुमावदार पूंछ को एक तेज चाबुक जैसी हरकत दी। लेकिन पिछले अनुभव से यह महसूस करते हुए कि बंदर आदमी के साथ लंबी दूरी की बहस की निरर्थकता है, वो तुरंत मुड़ा और उलझी हुई वनस्पतियों में घुस गया जिसने उसे उसके उत्पीड़क की नज़र से छिपा दिया। जंगल की गाली की अंतिम चीख और अपने जाने वाले दुश्मन पर बंदर जैसी मुखमुद्रा के साथ टार्ज़न अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। एक और मील और एक बदलती हवा ने उसके तीखे नथुनों में एक जानी पहचानी तीखी गंध ला दी और एक पल बाद उसके नीचे एक विशाल भूरे काले रंग का भारी भरकम शरीर जंगल की पगडंडी पर स्थिर गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। टार्ज़न ने एक छोटे से पेड़ की टहनी को पकड़ा और तोड़ दिया और अचानक हुई चटकने की आवाज़ सुनकर वह भारी भरकम आकृति रुक गई। बड़े बड़े कान आगे की ओर झुके हुए थे और एक लंबी लचीली सूंड दुश्मन की गंध की तलाश में तेजी से इधर उधर लहराने लगी, जबकि दो कमजोर छोटी छोटी आंखें संदेहास्पद और व्यर्थ तरीके से उस शोर के स्रोत की तलाश में इधर उधर देख रही थी जिसने उसके शांतिपूर्ण रास्ते को बाधित किया था। टार्ज़न जोर से हंसा और विशालकाय जानवर के सिर के पास आ गया। टेंटोर, टेंटोर, वह चिल्लाया। 12 हिरण, तुमसे कम भयभीत है तुम, टेंटोर, हाथी, जंगल के लोगों में सबसे महान हो, जिसकी ताकत मेरे पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों के बराबर है। टेंटोर, जो बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, एक टूटी हुई टहनी की आवाज़ सुनकर डर से कांप उठता है। एक गड़गड़ाहट की आवाज़, जो शायद अवमानना का संकेत या राहत की सांस थी, टेंटोर का एकमात्र जवाब था क्योंकि ऊपर उठा हुआ सूंड और कान नीचे आ गए और जानवर की पूंछ सामान्य हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टार्ज़न की तलाश में घूम रही थीं। हालांकि वो लंबे समय तक इस बात को लेकर सस्पेंस में नहीं रहा कि बंदर आदमी कहाँ है। एक सेकंड बाद युवक अपने पुराने दोस्त के चौड़े सिर पर हल्के से गिर गया। फिर खुद को पूरी लंबाई में फैलाते हुए उसने अपने नंगे पैर की उंगलियों से मोटी खाल पर ढोल बजाया और जैसे ही उसकी उंगलियां बड़े कानों के नीचे अधिक कोमल सतहों को खरोंचती थीं, वो जंगल की गपशप के बारे में टेंटोर से बात करता था जैसे कि बड़ा जानवर उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को समझता हो। बहुत कुछ ऐसा था जिसे टार्ज़न टेंटोर को समझा सकता था, और हालांकि जंगली जानवरों की छोटी छोटी बातें जंगल के विशाल भूरे रंग के खूंखार जानवर से परे थीं, फिर भी वह आंखें मूंदकर और धीरे धीरे सूंड हिलाते हुए खड़ा था, मानो वह हर शब्द को गहरी प्रशंसा के साथ पी रहा हो। वास्तव में यह मधुर मैत्रीपूर्ण आवाज़ और कानों के पीछे हाथ फेरना था जिसका वह आनंद ले रहा था, और उस व्यक्ति की निकटता जिसे वह अक्सर अपनी पीठ पर उठाए रहता था। जब से टार्ज़न एक छोटे बच्चे के रूप में एक बार निडर होकर विशाल बैल के पास गया था और उस विशालकाय जानवर के साथ वही मित्रता का व्यवहार किया था जो उसके अपने दिल में भरा हुआ था। उनके साथ रहने के वर्षों में टार्ज़न को पता चला कि उसके पास अपने शक्तिशाली मित्र पर शासन करने और उसे निर्देशित करने की एक अकल्पनीय शक्ति है। उसके आदेश पर टेंटोर बहुत दूर से आता था, जहां तक उसके तीखे कान वानर मानव की तीखी और भेदी आवाज को सुन सकते थे, और जब टार्ज़न उसके सिर पर बैठा होता तो टेंटोर जंगल में किसी भी दिशा में चला जाता जहां उसका सवार उसे जाने के लिए कहता। ये जानवर की तुलना में मनुष्य मन की शक्ति थी और यह उतनी ही प्रभावी थी मानो दोनों ही इसके मूल को पूरी तरह से समझते हों, हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। आधे घंटे तक टार्ज़न टेंटोर की पीठ पर लेटा रहा। उन दोनों के लिए समय का कोई मतलब नहीं था।
जीवन, जैसा कि वे इसे समझते थे, मुख्य रूप से अपने पेट को भरने में ही निहित था। टार्ज़न के लिए ये टेंटोर की तुलना में कम कठिन काम था, क्योंकि टार्ज़न का पेट छोटा था और सर्वाहारी होने के कारण भोजन प्राप्त करना कम कठिन था। यदि एक प्रकार का भोजन आसानी से हाथ में नहीं आता था, तो उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए हमेशा कई अन्य होते थे। वह टेंटोर की तुलना में अपने आहार के बारे में कम विशेष था, जो केवल कुछ पेड़ों की छाल और अन्य की लकड़ी खाता था, जबकि तीसरा उसे केवल उसके पत्तों के माध्यम से आकर्षित करता था, और ये शायद वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों में। टेंटोर को अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने विशाल पेट को भरने में ही व्यतीत करना पड़ता है, न कि अपनी शक्तिशाली ताकतों की जरूरतों को पूरा करने में। सभी निम्न वर्ग के लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, उनका जीवन या तो भोजन की खोज में या पाचन की प्रक्रियाओं में इतना व्यस्त रहता है कि उनके पास अन्य बातों के लिए बहुत कम समय होता है। निस्संदेह यही वह बाधा है जिसने उन्हें मनुष्य की तरह तेजी से आगे बढ़ने से रोका है, जिसके पास अन्य मामलों पर विचार करने के लिए अधिक समय है। हालांकि ये सवाल टार्ज़न को बहुत कम परेशान करते थे और टेंटोर को बिल्कुल भी नहीं। टेंटोर को पता था कि वो हाथी की संगति में खुश था। उसे नहीं पता था कि क्यों। उसे नहीं पता था कि चूंकि वह एक इंसान था, एक सामान्य स्वस्थ इंसान, इसलिए उसे किसी जीवित चीज की चाहत थी जिस पर वह अपना स्नेह लुटा सके। केरचाक के वानरों के बीच उसके बचपन के साथी अब बड़े उदास जानवर थे। उन्हें न तो कोई लगाव था और न ही कोई प्रेरणा। टार्ज़न अब भी कभी कभी छोटे वानरों के साथ खेलता था। अपने जंगली तरीके से वो उनसे प्यार करता था, लेकिन वे संतोषजनक या आरामदायक साथी नहीं थे। टेंटोर शांति, संतुलन और स्थिरता का एक बड़ा पहाड़ था। उसके खुरदरे सिर पर लेटना और अपनी अस्पष्ट आशाओं और आकांक्षाओं को उसके बड़े कानों में डालना आरामदायक और संतोषजनक था, जो स्पष्ट समझ में इधर उधर भारी ढंग से फड़फड़ाते थे। जंगल के सभी लोगों में टेंटोर ने टार्ज़न को सबसे अधिक प्यार दिया, जब से काला को उससे छीन लिया गया था। कभी कभी टार्ज़न सोचता था कि क्या टेंटोर ने भी उसके प्यार का बदला चुकाया है। ये जानना कठिन था। ये पेट की पुकार थी, जंगल की सबसे सम्मोहक और आग्रहपूर्ण पुकार, जिसने टार्ज़न को अंततः पेड़ों की ओर वापस खींच लिया और भोजन की तलाश में निकल पड़ा, जबकि टेंटोर ने विपरीत दिशा में अपनी बाधित यात्रा जारी रखी। 1 घंटे तक बंदर आदमी चारा ढूंढता रहा। एक ऊंचे घोंसले से ताज़ी, गर्म फसल निकली। फल, जामुन और कोमल केले उसके खाने में उसी क्रम में जगह पाते थे जिस क्रम में वो उन्हें पाता था, क्योंकि वह ऐसे खाद्य पदार्थों की तलाश नहीं करता था। मांस, मांस, मांस। बंदरों का टार्ज़न हमेशा मांस का ही शिकार करता था, लेकिन कभी कभी मांस उसे नहीं मिल पाता था, जैसा कि आज है। और जब वह जंगल में घूमता था तो उसका सक्रिय मन न केवल शिकार करने में व्यस्त रहता था, बल्कि कई अन्य विषयों में भी व्यस्त रहता था। उसे अक्सर पिछले दिनों और घंटों की घटनाओं को याद करने की आदत थी। वह टेंटोर के साथ अपनी यात्रा को याद करता था। वो खुदाई करने वाले काले पत्थरों और उनके पीछे छोड़े गए अजीब, ढके हुए गड्ढे के बारे में सोचता था। वह बार बार सोचता था कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। वह धारणाओं की तुलना करता था और निर्णय पर पहुंचता था। वह निर्णयों की तुलना करता था, निष्कर्ष पर पहुंचता था। हमेशा सही नहीं, ये सच है, लेकिन कम से कम उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए किया जो भगवान ने उसे दिया था, जो कम कठिन था क्योंकि वह दूसरों के दूसरे हाथ के और आमतौर पर गलत निर्णय से विकलांग नहीं था। और जब वह ढके हुए गड्ढे पर उलझन में था, अचानक उसकी मानसिक दृष्टि के सामने एक विशाल भूरे काले रंग का भारी शरीर दिखाई दिया जो जंगल के रास्ते पर भारी गति से चल रहा था। अचानक डर के कारण टार्ज़न घबरा गया। निर्णय और कार्रवाई आमतौर पर वानर मानव के जीवन में एक साथ होती है, और अब वो पत्तों की शाखाओं के बीच से दूर चला गया था, इससे पहले कि उसके दिमाग में गड्ढे के उद्देश्य का एहसास हो। एक अंग से दूसरे अंग पर झूलते हुए वह बीच की सीढ़ियों से भागा, जहां पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब उगे हुए थे। फिर से वह जमीन पर गिरा और चुपचाप और हल्के कदमों से सरती हुई वनस्पतियों के कालीन पर तेजी से आगे बढ़ा, और फिर से पेड़ों में कूद गया, जहां उलझी हुई झाड़ियां सतह पर तेजी से आगे बढ़ने में बाधा बन रही थीं।
अपनी चिंता में उसने विवेक को हवा में उड़ा दिया। जानवर की सावधानी आदमी की वफादारी में खो गई, और ऐसा हुआ कि वो पेड़ों से रहित एक बड़े खुले मैदान में चला गया, बिना ये सोचे कि वहां या दूर किनारे पर ऐसा क्या हो सकता है जो उससे रास्ता विवाद कर सकता है। वो आधी दूरी पार कर चुका था जब वो सीधे उसके रास्ते में आ गया और कुछ ही गज की दूरी पर ऊंची घासों के झुरमुट से आधा दर्जन चहचहाते पक्षी निकल आए। तुरंत टार्जन ने मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन छोटे प्राणियों की उपस्थिति किस प्रकार के प्राणी की घोषणा करती है। उसी समय बूटो, गैंडा, अपने छोटे पैरों पर खड़ा हुआ और उग्र रूप से हमला कर दिया। बेतरतीब ढंग से बूटो गैंडे पर हमला करता है। अपनी कमजोर आंखों से वह कम दूरी पर भी खराब देख पाता है, और क्या उसका अनियमित भागना डर के कारण है क्योंकि वह भागने का प्रयास करता है, या उस चिड़चिड़े स्वभाव के कारण जिसके लिए उसे आमतौर पर जाना जाता है, ये निर्धारित करना मुश्किल है। नहीं, यह उस व्यक्ति के लिए कोई छोटी बात है जिस पर बूटो हमला करता है, क्योंकि अगर उसे पकड़ लिया गया और फेंक दिया गया तो संभावना है कि उसके बाद कुछ भी उसे दिलचस्प नहीं लगेगा। और आज संयोग से बूटो ने टार्जन पर सीधा हमला किया, घुटनों तक गहरी घास के कुछ गज के पार जो उन्हें अलग करती थी। संयोग से वह बंदर आदमी की दिशा में आगे बढ़ा, और फिर उसकी कमजोर आंखों ने दुश्मन को पहचान लिया, और कई घुराघुराहटों के साथ वह सीधे उस पर टूट पड़ा। छोटे गैंडे पक्षी फड़फड़ाते हुए अपने विशाल वार्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। समाशोधन के किनारे पेड़ों की शाखाओं के बीच एक दर्जन या उससे अधिक बंदर बकबक कर रहे थे और डांट रहे थे, जबकि क्रोधित जानवर की तेज घुरघुराहट ने उन्हें भयभीत होकर ऊपरी छतों पर भागने पर मजबूर कर दिया था। केवल टार्जन उदासीन और शांत दिखाई दे रहा था। वह सीधे हमले के रास्ते में खड़ा था। उसे झाड़ियों के पीछे छिपने का समय नहीं मिला था, न ही टार्जन को बूटों की वजह से अपनी यात्रा में देरी करने का मन था। वह पहले भी उस बेवकूफ जानवर से मिल चुका था और उसे बहुत घृणा करता था, और अब बूटो उसके ऊपर था। उसका विशाल सिर नीचे झुका हुआ था और लंबा भारी सींग उस भयावह काम के लिए झुका हुआ था जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की ओर वार किया, उसका हथियार केवल हवा में उछला, क्योंकि बंदर आदमी ने बिल्ली की तरह हल्की सी छलांग लगाई थी जो उसे खतरनाक सींग से ऊपर उठाकर गैंडे की चौड़ी पीठ पर ले गई थी। एक और छलांग और वह जानवर के पीछे जमीन पर था और पेड़ों की ओर हिरन की तरह दौड़ रहा था। अपने शिकार के इस अजीब तरीके से गायब हो जाने से क्रोधित और चकित बूटो ने अपनी कार घुमाई और उन्मत्ततापूर्वक दूसरी दिशा की ओर दौड़ा, जो संयोग से टार्जन के भागने की दिशा नहीं थी, और इस प्रकार वानर मानव पेड़ों के पास सुरक्षित पहुंच गया और जंगल में तेजी से आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर आगे टेंटोर हाथी के घिसे पिटे रास्ते पर स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था, और टेंटोर के आगे एक काला योद्धा रास्ते के बीच में बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। जल्द ही उसे वह आवाज सुनाई दी जिसकी उसे उम्मीद थी, चटकने टूटने की आवाज जो हाथी के आने का संकेत थी। जंगल के दूसरे हिस्सों में उसके दाएं और बाएं और दूसरे योद्धा देख रहे थे। एक दूसरे को दिया जाने वाला एक हल्का संकेत सबसे दूर के व्यक्ति को बताता था कि शिकार आगे बढ़ रहा है। वे तेजी से पगडंडी की ओर बढ़े और उस जगह से नीचे हवा की दिशा में पेड़ों पर पोजीशन ले ली जहां से टेंटोर को उन्हें पार करना था। वे चुपचाप इंतजार करते रहे और कुछ ही देर में उन्हें एक शक्तिशाली हाथीदांत का नजारा देखने को मिला, जिसके लंबे दांतों में हाथीदांत की एक बड़ी मात्रा थी जिसने उनके लालची दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, योद्धा अपने ठिकानों से ऊपर चढ़ गए। अब वे चुप नहीं रहे, बल्कि जमीन पर पहुंचते ही ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे। एक पल के लिए हाथी, तांतोर, सूंड और पूंछ को ऊपर उठाए, बड़े कान ऊपर उठाए, और फिर वह तेजी से घिसटती हुई चाल से पगडंडी पर आगे बढ़ गया, सीधे ढके हुए गड्ढे की ओर जिसके नुकीले खूंटे जमीन में खड़े थे। उसके पीछे चिल्लाते हुए योद्धा आ रहे थे, जो उसे तेजी से भागने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिससे उसके सामने जमीन की सावधानीपूर्वक जांच करना संभव नहीं था। टेंटोर हाथी, जो एक ही हमले में अपने विरोधियों को पीछे मुड़कर तितर बितर कर सकता था, एक भय भी हिरन की तरह भाग गया, एक भयानक यातनापूर्ण मौत की ओर भाग गया।
और उन सब के पीछे वानरों का टार्जन आ रहा था, जो गिलहरी की तरह तेजी और फुर्ती से जंगल में भाग रहा था, क्योंकि उसने योद्धाओं की चीखें सुनी थी और उनका सही अर्थ निकाला था। एक बार उसने एक तीखी आवाज निकाली जो जंगल में गूंज उठी, लेकिन आतंक के कारण टेंटोर या तो सुन नहीं पाया या फिर सुनकर भी ध्यान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब विशालकाय हाथी अपने रास्ते में छिपी हुई मौत से कुछ ही गज की दूरी पर था, और अश्वेत, सफलता के प्रति आश्वस्त होकर, उसके पीछे पीछे चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे, अपने युद्ध भालों को लहरा रहे थे और अपने शिकार द्वारा लाए गए शानदार हाथीदांत की प्राप्ति और हाथी के मांस की अधिकता का अग्रिम जश्न मना रहे थे, जो इस रात उन्हें मिलने वाला था। वे अपनी शुभकामनाओं में इतने तल्लीन थे कि वे अपने सिर के ऊपर से मानव पशु के चुपचाप गुजरने को पूरी तरह से नोटिस करने में विफल रहे। न ही टेंटोर ने उसे देखा या सुना, भले ही टार्जन ने उसे रुकने के लिए कहा था। कुछ और कदम आगे बढ़ने पर टेंटोर नुकीले खूंटों पर गिर जाता। टार्जन पैरों के बीच से उड़ता हुआ भागते हुए जानवर के बराबर आ जाता और फिर उससे आगे निकल जाता। गड्ढे के किनारे पर बंदर आदमी पगडंडी के बीच में जमीन पर गिर गया। टेंटोर लगभग उसके पास ही था, इससे पहले कि उसकी कमजोर आंखें उसे अपने पुराने दोस्त को पहचानने की अनुमति देती। रुको, टार्जन चिल्लाया, और विशाल जानवर ऊपर उठे हुए हाथ के पास रुक गया। टार्जन ने मुड़कर झाड़ियों को एक तरफ धकेला जिससे गड्ढा छिपा हुआ था। तुरंत टेंटोर ने देखा और समझ गया। लड़ो, टार्जन ने गुर्राते हुए कहा। वे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन टेंटोर, हाथी, बहुत घबराया हुआ था, और अब वो डर के मारे आधा घबरा गया था। उसके सामने गड्ढा खुला था, वो नहीं जानता था कि वो कितना दूर था, लेकिन दाएं और बाएं आदिम जंगल था जो मनुष्य से अछूता था। एक चीख के साथ विशाल जानवर अचानक समकोण पर मुड़ गया और उलझी हुई वनस्पतियों की ठोस दीवार को चीरता हुआ अपना शोरगुल वाला रास्ता बना लिया, जो उसे छोड़कर किसी को भी रोक सकती थी। गड्ढे के किनारे पर खड़ा टार्जन, टेंटोर की असम्मानजनक उड़ान को देखकर मुस्कुराया। जल्द ही अश्वेत आएंगे। ये सबसे अच्छा था कि वानरों का टार्जन दृश्य से गायब हो गया। उसने गड्ढे के किनारे से एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने अपने शरीर का वजन अपने बाएं पैर पर डाला, धरती टूट गई। टार्जन ने खुद को आगे फेंकने का एक ही हरक्यूलिस प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे की ओर और नीचे की ओर वो गड्ढे के तल में नुकीले खंभों की ओर चला गया। जब एक क्षण बाद अश्वेत आए तो उन्होंने दूर से ही देख लिया कि टेंटोर उनसे बच निकला है, क्योंकि गड्ढे के ढक्कन में छेद का आकार इतना छोटा था कि उसमें हाथी का विशाल शरीर समा नहीं सकता था। पहले तो उन्होंने सोचा कि उनके शिकार ने ऊपर से एक बड़ा पैर डाला है और फिर चेतावनी मिलने पर पीछे हट गया है, लेकिन जब वे गड्ढे के किनारे पर पहुंचे और ऊपर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि नीचे, शांत और स्थिर, एक सफेद विशालकाय व्यक्ति की नग्न आकृति पड़ी थी। उनमें से कुछ लोगों ने पहले भी इस वन देवता को देखा था और वे उसकी उपस्थिति से भयभीत होकर पीछे हट गए थे, जिसके बारे में वे कुछ समय से यह मान रहे थे कि उसमें राक्षस की चमत्कारी शक्तियां हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग थे जो केवल दुश्मन को पकड़ने के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ गए, और वे गड्ढे में कूद गए और टार्जन को बाहर निकाल लिया। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, किसी भी नुकीली लकड़ी ने उसे छेदा नहीं था, केवल मस्तिष्क के आधार पर एक सूजा हुआ धब्बा उसकी चोट की प्रकृति को दर्शाता था। पीछे की ओर गिरने पर उसका सिर एक लकड़ी के किनारे से टकराया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। अश्वेतों ने इसे तुरंत पहचान लिया और अपने कैदी के होश में आने से पहले ही उसके हाथ और पैर बांध दिए, क्योंकि उन्होंने इस अजीबोगरीब मानव जानवर के लिए एक स्वस्थ सम्मान रखना सीख लिया था जो बालों वाले पेड़ के लोगों के साथ रहता था। वे उसे अपने गांव की ओर थोड़ी ही दूर ले गए थे कि बंदर आदमी की पलकें फड़कने लगी और ऊपर उठ गईं। उसने एक पल के लिए आश्चर्य से अपने चारों ओर देखा, और फिर पूरी चेतना वापस आ गई और उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जन्म से ही अपने संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के आदी होने के कारण उसने अब बाहरी सहायता के लिए इधर उधर नहीं देखा, बल्कि अपने दिमाग को अपने और अपनी शक्तियों के भीतर भागने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए समर्पित कर दिया। जब अश्वेत उसे ले जा रहे थे,
तो उसने अपने बंधनों की मजबूती को परखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे डर न जाएं और बंधन और मजबूत न हो जाएं। कुछ ही देर में उसके अपहरणकर्ताओं को पता चला कि वो होश में है, और चूंकि वे जंगल की गर्मी में एक भारी आदमी को ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे पैरों पर खड़ा किया और उसे अपने बीच आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। बीच बीच में उसे भालों से चुभते रहे, फिर भी वे उस अंधविश्वासी भय को हर तरह से प्रकट करते रहे जिससे वे उसे पकड़े हुए थे। जब उन्हें पता चला कि उनके उकसाने से पीड़ा का कोई बाहरी सबूत नहीं मिला, तो उनका भय इतना बढ़ गया कि उन्होंने जल्द ही ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि यह विचित्र सफ़ेद विशालकाय प्राणी एक अलौकिक प्राणी है और इसलिए दर्द से मुक्त है। जैसे ही वे अपने गांव के निकट पहुंचे, उन्होंने सफल योद्धाओं की तरह ऊंची आवाज में विजयी जयघोष लगाए, जिससे जब वे नाचते और भाले लहराते हुए द्वार पर पहुंचे, तो वहां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी भीड़ उनका स्वागत करने और उनके साहसिक कारनामे की कहानी सुनने के लिए एकत्र हो गई। जैसे ही गांव वालों की नज़र कैदी पर पड़ी, वे पागल हो गए और आश्चर्य और अविश्वास में उनके जबड़े खुले रह गए। महीनों तक वे एक अजीब, सफ़ेद राक्षस के निरंतर आतंक में रहे थे, जिसे बहुत कम लोगों ने कभी देखा था और जिसका वर्णन करने के लिए जीवित रहे थे। योद्धा गांव की नज़रों के सामने के रास्तों से और अपने साथियों के बीच से रहस्यमयी और पूरी तरह से गायब हो गए थे, जैसे कि उन्हें धरती ने निगल लिया हो, और बाद में रात में उनके शव जैसे कि स्वर्ग से गांव की सड़क पर गिरे थे। ये भयानक प्राणी रात में गांव की झोपड़ियों में प्रकट होता था, मारा जाता था और गायब हो जाता था, तथा अपने पीछे झोपड़ियों में अपने मृत शरीर के साथ अपनी विचित्र और डरावनी हास्य भावना के प्रमाण छोड़ जाता था। लेकिन अब वो उनके नियंत्रण में था, अब वो उन्हें आतंकित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास हुआ। एक महिला चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने बंदर आदमी के चेहरे पर वार किया। एक और फिर एक और महिला ने उसका अनुसरण किया, जब तक कि वानरों के टार्जन को स्थानीय लोगों की एक लड़ाई, पंजे मारने और चिल्लाने वाली भीड़ ने घेर नहीं लिया। और तभी मुखिया मबोंगा आया और अपने भाले को अपने लोगों के कंधों पर जोर से मारते हुए उन्हें उनके शिकार से दूर भगा दिया। उन्होंने कहा, हम उसे रात तक बचाएंगे। जंगल में दूर दूर तक हाथी टेंटोर अपने डर की पहली घबराहट को दूर करके अपने कानों को ऊपर उठाए और सूंड को लहराते हुए खड़ा था। उसके जंगली दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वह टार्जन को खोज रहा था? क्या वह याद कर सकता था और उस सेवा को माप सकता था जो बंदर आदमी ने उसके लिए की थी? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन क्या वह कृतज्ञता महसूस करता था? क्या वह टार्जन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता, अगर उसे पता होता कि उसका दोस्त किस खतरे का सामना कर रहा है? आपको इस पर संदेह होगा। हाथियों से परिचित कोई भी व्यक्ति इस पर संदेह करेगा। भारत में हाथियों के साथ बहुत शिकार करने वाले अंग्रेज आपको बताएंगे कि उन्होंने कभी ऐसा कोई मामला नहीं सुना है जिसमें इन जानवरों में से कोई खतरे में पड़े व्यक्ति की मदद के लिए गया हो, भले ही उस व्यक्ति ने अक्सर उससे दोस्ती की हो। और इसलिए ये संदेह है कि टेंटोर ने टार्जन की मदद करने के प्रयास में काले लोगों के प्रति अपने सहज भय पर काबू पाने का प्रयास किया होगा। क्रोधित ग्रामीणों की चीखें उसके संवेदनशील कानों में धीरे धीरे पड़ी और वह घबराकर भागने की सोच रहा था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया और वह फिर घूमा, अपनी सूंड उठाए और तीखी चीख निकाली। फिर वह खड़ा होकर सुनने लगा। दूर के उस गांव में, जहां मबोंगा ने शांति और व्यवस्था बहाल कर दी थी, तांतोर की आवाज अश्वेतों को मुश्किल से सुनाई देती थी, लेकिन वानरों के टार्जन के उत्सुक कानों के लिए यह अपना संदेश लेकर आती थी। उसके बंदी उसे एक झोपड़ी में ले जा रहे थे, जहां उसे कैद किया जा सकता था और रात के उस भयावह नंगा नाच से बचाया जा सकता था, जो उसकी यातना भरी मौत का प्रतीक था। टेंटोर की पुकार सुनते ही वह रुक गया और अपना सिर उठाकर एक भयानक चीख निकाली, जिससे अंधविश्वासी अश्वेतों में ठंडक दौड़ गई और उसकी रक्षा करने वाले योद्धा पीछे हट गए, हालांकि उनके कैदी की बाहें उसके पीछे सुरक्षित रूप से बंधी हुई थीं। भाले उठाकर उन्होंने उसे घेर लिया और कुछ देर तक वह खड़ा होकर सुनता रहा। दूर से एक और धीमी सी आवाज आई, जवाब में एक और चीख आई,
और वानरों का टार्जन संतुष्ट होकर मुड़ा और चुपचाप उस झोपड़ी की ओर बढ़ गया जहां उसे कैद किया जाना था। दोपहर बीत गई। आसपास के गांव से बंदर आदमी ने दावत की तैयारी की हलचल सुनी। झोपड़ी के दरवाजे से उसने देखा कि महिलाएं खाना पकाने के लिए आग जला रही थीं और मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही थीं, लेकिन इन सब के अलावा उसके कान जंगल में तंतोर के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। टार्जन को भी आधा विश्वास था कि वह आएगा। वह टेंटोर को उससे भी बेहतर जानता था जितना टेंटोर खुद को जानता था। वह उस भीमकाय शरीर में छिपे डरपोक दिल को जानता था। वह जानता था कि गोमंगनी की खुशबू से उस जंगली सीने में कितनी दहशत फैलती थी, और जैसे जैसे रात गहराती गई उसके दिल में उम्मीद मरती गई और वह जंगली जानवर की तरह शांत और स्थिर हो गया। उसने खुद को उस भाग्य का सामना करने के लिए समर्पित कर दिया जो उसका इंतजार कर रहा था। पूरी दोपहर वह अपनी कलाइयों को बांधे रखने वाले बंधनों के साथ काम करता रहा। बहुत धीरे धीरे वे बंधन ढीले पड़ रहे थे। वह अपने हाथों को मुक्त कर सकता था, इससे पहले कि वे उसे कत्ल करने के लिए बाहर ले जाएं, और अगर वह ऐसा करता तो टार्जन ने प्रत्याशा में अपने होंठ चाटे और एक ठंडी, गंभीर मुस्कान मुस्कुराई। वह अपनी उंगलियों के नीचे नर्म मांस के स्पर्श और अपने दुश्मनों के गले में अपने सफ़ेद दांतों के धंसने की कल्पना कर सकता था। वह उन्हें अपने क्रोध का स्वाद चखने देगा, इससे पहले कि वे उस पर हावी हो जाएं। आखिरकार वे आए, रंगे हुए, पंख लगे योद्धा। प्रकृति ने उन्हें जितना भयानक बनाया था उससे भी ज्यादा भयानक। वे आए और उसे खुले में धकेल दिया, जहां उसके आने पर इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने जंगली चीखों से उसका स्वागत किया। वे उसे खंभे के पास ले गए और जैसे ही उसे खंभे के पास धकेला गया ताकि उसे मौत के उस नृत्य के लिए सुरक्षित रूप से बांधा जा सके जो उसे घेरने वाला था, टार्जन ने अपनी शक्तिशाली टांगों को कस लिया और एक ही शक्तिशाली रिंच से उसके हाथों को बांधने वाली ढीली पट्टियों को अलग कर दिया। विचार की तरह फुर्ती के लिए वह अपने निकटतम योद्धाओं के बीच आगे की ओर कूद गया। एक वार ने एक को धरती पर गिरा दिया, जैसे कि गुर्राते हुए जानवर आदमी दूसरे की छाती पर कूद पड़ा। उसके नुकीले दांत तुरंत उसके विरोधी के गले में धंस गए और फिर आधे सौ काले आदमी उस पर कूद पड़े और उसे धरती पर गिरा दिया। प्रहार करते हुए, पंजे मारते हुए और झपटते हुए बंदर आदमी ने लड़ाई लड़ी जैसा कि उसके पालकों ने उसे लड़ना सिखाया था। एक जंगली जानवर की तरह लड़ा जो कोने में फंसा हुआ था। उसकी ताकत, उसकी चपलता, उसका साहस और उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे आसानी से आधा दर्जन काले आदमियों के साथ हाथापाई में मुकाबला करने लायक बना दिया, लेकिन वानरों का टार्जन भी आधे सौ से सफलतापूर्वक मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वे उस पर हावी हो रहे थे, हालांकि उनमें से कई के भयानक घावों से खून बह रहा था और दो प्रतियोगियों के पैरों के नीचे और लुढ़कते शरीर के नीचे बिल्कुल शांत पड़े थे। वे उसे वश में कर सकते थे, लेकिन क्या वे उसे बांधते समय भी वश में रख सकते थे? आधे घंटे के हताश प्रयास ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, और इसलिए मबोंगा, जो सभी अच्छे शासकों की तरह पृष्ठभूमि की सुरक्षा में चक्कर लगा रहा था, ने एक को बुलाया और शिकार पर भाला चलाने के लिए कहा। धीरे धीरे भीड़ भाड़ और युद्धरत लोगों के बीच से योद्धा अपनी खोज के लक्ष्य के पास पहुंच गया। वह अपने सिर के ऊपर भाला लेकर खड़ा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब वानर आदमी के शरीर का कोई कमजोर हिस्सा उजागर हो जाए और फिर भी अश्वेतों में से किसी को भी खतरा न हो। वह और करीब आ गया, मुड़ते घुमाते, हाथापाई करते लड़ाकों की हरकतों का पीछा करते हुए। वानर आदमी की गुर्राहटों ने योद्धा की रीढ़ में ठंडी ठंडक पैदा कर दी, जिससे वह सावधानी से आगे बढ़ा, कहीं ऐसा न हो कि वो पहली बार में ही चूक जाए और खुद को उन निर्दयी दांतों और शक्तिशाली हाथों के हमले के लिए खुला छोड़ दे। आखिरकार उसे एक रास्ता मिल गया। उसने अपना भाला और ऊपर उठाया, अपनी मांसपेशियों को कसते हुए अपनी चमकती हुई काली खाल के नीचे घुमाया, और फिर जंगल से बाढ़ के ठीक पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। भाला हाथ रुक गया। अश्वेत ने गड़बड़ी की दिशा में एक त्वरित नजर डाली, जैसा कि अन्य अश्वेतों ने भी किया जो बंदर आदमी को वश में करने में व्यस्त नहीं थे। आग की चकाचौंध में उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ढांचा देखा जो अवरोध के ऊपर से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि बाढ़ का ढांचा अंदर की ओर झुक रहा था।
उन्होंने देखा कि यह तिनकों से बना हुआ फट गया था और एक पल बाद ही हाथी तांतोर उन पर गरजता हुआ नीचे आया। दाएं बाएं काले लोग डर के मारे चीखते हुए भाग गए। टार्ज़न के साथ संघर्ष के कगार पर खड़े कुछ लोगों ने आवाज सुनी और भाग निकले, लेकिन आधा दर्जन लोग युद्ध के खूनी उन्माद में इतने डूबे हुए थे कि वे विशालकाय हाथी के आने का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। इन पर टेंटोर ने हमला किया और जोर जोर से तुरही बजाई। वो उनके ऊपर रुका, उसकी संवेदनशील सूंड उनके बीच से गुजरी और वहां सबसे नीचे उसने टार्ज़न को देखा, जो खून से लथपथ था लेकिन फिर भी लड़ रहा था। एक योद्धा ने हाथापाई से अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाईं। उसके ऊपर विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसकी छोटी छोटी आंखें आग की परावर्तित रोशनी से चमक रही थीं। दुष्ट, भयावह, भयानक, योद्धा चिल्लाया, और जैसे ही वह चिल्लाया, घुमावदार सूंड ने उसे घेर लिया, उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और भागती हुई भीड़ के पीछे दूर फेंक दिया। फिर एक और तांत्रों ने वानर मानव के शरीर से उन्हें खींचकर दाएं बाएं फेंक दिया, जहां वे या तो कराह रहे थे या एकदम शांत पड़े थे, क्योंकि मौत धीरे धीरे या एकदम से आ रही थी। कुछ दूरी पर मबोंगा ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसकी लालची आंखों ने बैल के बड़े बड़े हाथी दांतों को देखा था। भय की पहली घबराहट दूर होने पर उसने अपने आदमियों को अपने भारी हाथी भालों से हमला करने के लिए आगे बढ़ने को कहा, लेकिन जैसे ही वे आए, टेंटोर ने टार्ज़न को अपने चौड़े सिर पर घुमाया और चक्कर लगाते हुए बाड़ में किए गए बड़े बड़े छेदों को पार करते हुए जंगल में भाग गया। हाथी शिकारी शायद सही हों जब वे कहते हैं कि यह जानवर किसी मनुष्य की ऐसी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन टेंटोर के लिए टार्ज़न कोई मनुष्य नहीं था, वह तो एक जंगली जानवर था। और इस प्रकार हाथी टेंटोर ने वानरों के टार्ज़न के प्रति अपना दायित्व पूरा किया, जिससे उन दोनों के बीच की मित्रता और भी अधिक प्रगाढ़ हो गई। जब टार्ज़न एक छोटे भूरे बालक के रूप में भूमध्यरेखीय तारों के नीचे चांदनी जंगल में टेंटोर की विशाल पीठ पर सवार हुआ था।